जी हाँ, मैं हूँ आपका दोस्त अजय सिंह और आप देख रहे हैं एलए क्लासेज नदवई। एलए क्लासेज नदवई के माध्यम से हम आपको वन बाई वन करके ईसीसी, एनटीटी और 10th और 12th से संबंधित जो कोर्सेस लगते हैं उनको इस एलए क्लासेज पर लेके आते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। दोस्तों, बात ये मायने नहीं रखती लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बात ये मायने रखती है आप अपने बारे में खुद कितना सोचते हैं। हमारे साथ आप भी मेहनत करते रहें और अपनी तैयारी को मजबूत बनाएं। जैसा कि आपको पता है कि मैं ज्योग्राफी के संपूर्ण सिलेबस को इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए करवाऊंगा, जिसमें आपको 12th से संबंधित जितने भी चैप्टर लगते हैं उनकी 1 बाई 1 क्लास समय से मिलती रहेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने पिछली क्लासों में आपके लिए करवाया था, एक बार उसका रिवीजन करते हैं मेरे दोस्तों। पिछली क्लासों में हमने देखा योगा का सामान्य परिचय। इसमें हमने पढ़ा योग के जनक कौन है, योग की डेफिनेशन क्या है, कितने प्रकार के योग हैं। इन सारी चीजों की हम पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं और इस वीडियो को आप देख लेना। उसके बाद में हमने करवाया था ज्योग्राफी का सामान्य परिचय। इसमें हमने बताया था जो 12वीं क्लास के अंदर जो सिलेबस लगता है उसके बारे में बताया, कितनी बुक लगती हैं, सारी चीज, इसके जनक कौन है, इन सब चीजों के बारे में पिछली कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में मैंने बताया आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में। जिनमें हमने पढ़ा कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ। इन सारी चीजों के बारे में पिछली कक्षाओं में चर्चा की। अब हम आपके लिए जो पृथ्वी की घूर्णन गतियां होती हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। उससे पहले हम देखें जो देशांतर रेखाओं की हमने चर्चा की थी, देशांतर रेखाओं के बारे में और अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने थोड़ी सी पिछली क्लासों में चर्चा की थी कि देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं, क्या रेखा खींची जाती हैं, और मेरे दोस्तों ये कैसी होती हैं, काल्पनिक। कैसी होती हैं, काल्पनिक। उनको देशांतर रेखा कहा गया, उनको देशांतर रेखा कहा गया। मैंने आपको बताया कुल देशांतर होते कितने हैं, हमने देखा कि ग्लोब पर कुल 360 देशांतर होते हैं। कितने देशांतर होते हैं मेरे दोस्तों, 360 देशांतर होते हैं, जो ग्लोब पर अर्धवृत्तों का क्या करते हैं मेरे दोस्तों, निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, अर्धवृत्तों का निर्माण करते हैं। हमने देखा ग्लोब पर कुल कितने देशांतर होते हैं, 360 देशांतर
होते हैं जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर खींचे जाते हैं। ये कैसी रेखाएं होती हैं मेरे दोस्तों? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसी रेखाएं होती हैं दोस्तों? काल्पनिक रेखाएं होती हैं। हमने देखा मेरे दोस्तों अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से जो पश्चिम की ओर या पश्चिम से जो पूरब की ओर रेखाएं खींची जाती हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं। और ये कैसी होती हैं मेरे दोस्तों? काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों? काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? अब इस दिशा को हम पूरब दिशा कहेंगे, इसको पश्चिम दिशा कहेंगे, इसको उत्तर दिशा और इसको दक्षिण दिशा। इस प्रकार से हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं। हम देखते हैं कुल देशांतर कितने हैं? 360। कितने हैं? और एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जाने में कितना समय लगता है? कुल देशांतर कितने हैं मेरे दोस्तों? 360। कितने हैं दोस्तों? 360। और जो हम देखें कि पृथ्वी पर जो देशांतर हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर पर जब हम जाते हैं तो हमको एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में कुछ समय लगता है। कुछ समय लगता है। हम देखते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं मेरे दोस्तों? 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। घंटे कितने होते हैं भैया? 24। कितने होते हैं दोस्तों? 24 घंटे। 360 देशांतर और घंटे कितने हैं? 24। कितने हैं? तो एक घंटे में हम करीब 15 देशांतर पार करते हैं। तो हम कह सकते हैं एक घंटे में कितने देशांतर पार करते हैं मेरे दोस्तों? 15। और एक मिनट में कितने देशांतर पार करेंगे हम? अब देखते हैं घंटे मिनट कितनी होती है मेरे दोस्तों? 60। कितनी मिनट होती हैं? 60। कितनी होती हैं? 60। 60 में हम भाग देंगे 15 का। कितने का? 15 का। तो करीब 4 मिनट का समय आता है। कितने मिनट का मेरे दोस्तों? 4 मिनट का। तो एक देशांतर को पार करने में हमें कितना समय लगता है मेरे दोस्तों? 4 मिनट। कितना समय लगता है? 4 मिनट का। हमने देखा ग्लोब पर जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची जाती हैं उन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहते हैं। और हमने देखा जो ग्लोब पर पूरब से पश्चिम की ओर रेखाएं खींची जाती हैं और कैसी होती हैं मेरे दोस्तों? काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं? काल्पनिक होती हैं। उनको हम अक्षांश रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश रेखाएं कहेंगे। और ये कैसी होती हैं? काल्पनिक। अगर बात करें अक्षांश, ये के इनको याद कैसे किया जाए? अक्षांश और देशांतर, इनको याद करने का सरल एवं सटीक तरीका है मेरे दोस्तों, आ का मतलब आड़ी। आ का मतलब आड़ी। आ का मतलब आड़ी। और आड़ी किस पर खींच रहे हैं हम? ग्लोब पर। और कैसी खींच रहे हैं? काल्पनिक। कैसी खींच रहे हैं दोस्तों? काल्पनिक। जो ग्लोब पर आड़ी या काल्पनिक रेखाएं खींची जाती हैं उनको हम क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? अक्षांश। क्या कहेंगे? अक्षांश। अब बात करें देशांतरों की। किसकी? देशांतरों की। किसकी? देशांतरों की। तो देशांतर हम देखते हैं, देशांतर जो रेखा है वो उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं
उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखाएं खींची जाती हैं उनको क्या कहेंगे दोस्तों? देशांतर रेखाएं कहेंगे। और ये पृथ्वी पर कुल कितनी रेखाएं हैं? 360। ये जो रेखाएं हैं देशांतर रेखाएं, ये क्या करती हैं? ये समय का निर्धारण करती हैं। किसका निर्धारण करती हैं? समय का निर्धारण करती हैं मेरे दोस्तों। उसको हम विस्तार से जानेंगे कैसे समय का निर्धारण करती हैं। हमारे जो विश्व में समय का निर्धारण होता है वो कहां से होता है, और हमारे भारत में समय का निर्धारण कहां से होता है? हमने देखा कि हम एक देशांतर को पार करने में कितना समय लेते हैं। हम एक देशांतर को पार करने में करीब 4 मिनट का समय लेते हैं मेरे दोस्तों। कितने मिनट का? 4 मिनट का। कितने मिनट का? 4 मिनट का। हमने देखा पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या कितनी है? 360। कितनी है दोस्तों? 360। अब 1 मिनट में 4 मिनट में हम एक देशांतर पार करते हैं। तो जो ये देशांतर है ये क्या करते हैं मेरे दोस्तों? समय का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? समय का निर्धारण। जो हमारे विश्व की समय रेखा है, मानक समय रेखा, वो कहां से गुजरती है? जो विश्व की मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है, और हमारे समय का निर्धारण कैसे होता है? जो हमारे विश्व की मानक समय रेखा है मेरे दोस्तों, वो एक इंग्लैंड का शहर है। उस शहर का नाम है मेरे दोस्तों ग्रीनविच। उस शहर का नाम क्या है? ग्रीनविच। ग्रीनविच शहर से जो विश्व की मानक समय रेखा है, विश्व की मानक समय रेखा है, वो गुजरती है। यहां तक मेरे दोस्तों किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपने ना कमेंट जरूर लिखें और मुझे बताएं। जो हमारी विश्व की मानक समय रेखा है वो इंग्लैंड का एक शहर है ग्रीनविच शहर। कौन सा शहर मेरे दोस्तों? ग्रीनविच शहर। वहां से कौन सी रेखा गुजरती है? विश्व की मानक समय रेखा गुजरती है। कौन सी समय रेखा गुजरती है? विश्व की मानक समय रेखा गुजरती है, जिसमें हम विश्व में समय का निर्धारण करते। लेकिन बात करें हमारे जो विश्व में सबसे बड़ा देश है वो है रूस। कौन सा देश है मेरे दोस्तों? रूस है। कौन सा देश है? इस रूस के अंदर 11 समय जोन है। कितने समय जोन है? 11 समय जोन है। इसको याद कर लेना दोस्तों। कितने समय जोन है? 11 समय जोन है। अगर हम देखें पृथ्वी पर किस तरफ जाने पर समय बढ़ता है और किस तरफ जाने पर समय घटता है, ये हमारी मानक समय रेखा जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहां से गुजरती है मेरे दोस्तों? इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहां से गुजरती है मेरे दोस्तों? ग्रीनविच शहर से गुजरती है। कहां से गुजरती है? अगर देखें इधर की साइड में, पूर्वी साइड में, तो समय बढ़ेगा। पूर्वी साइड में जाएंगे तो समय बढ़ेगा, इधर की साइड में जाएंगे तो समय घटेगा। समय घटेगा मतलब माइनस होगा। जो हमारे विश्व की मानक समय रेखा है वो इंग्लैंड के ग्रीनविच साइड से गुजरती है। इधर की साइड में हम जाते हैं तो समय बढ़ता है, और इधर की पश्चिमी साइड में जाते हैं तो समय घटता है। कैसे? अगर इस जगह आज सोमवार है मेरे दोस्तों, तो इस जगह क्या होगा? रविवार। क्या होगा? रविवार। क्या होगा मेरे दोस्तों? रविवार होगा। क्या होगा? रविवार। ये तो थी अपने विश्व में बात।
अब देखते हैं मेरे दोस्तों, भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है। भारत की मानक समय रेखा कहां से गुजरती है और कितनी डिग्री है, और कितनी डिग्री है। भारत में जो समय का निर्धारण होता है मेरे दोस्तों वो कहां से होता है और कितनी डिग्री है। स्टॉप कर दे करो तो यार भाई। दोस्तों हम बात कर रहे थे भारत में जो मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है और कितनी डिग्री है। जो भारत का समय निर्धारण है वो किस प्रकार से होता है, भारत का समय निर्धारण कहां से होता है, तो हम देखेंगे भारत का जो समय निर्धारण है मेरे दोस्तों, भारत की जो मानक समय रेखा है वो है मेरे दोस्तों 82.5 डिग्री। कितने डिग्री? 82.5 डिग्री। कितने डिग्री मेरे दोस्तों? 82.5 डिग्री। ये जो 82.5 डिग्री रेखा है ये उत्तर प्रदेश का मतलब यूपी का एक जिला है इलाहाबाद। पहले इसका नाम मेरे दोस्तों इलाहाबाद था, इलाहाबाद, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है। अब इसका नाम है प्रयागराज। अब क्या है मेरे दोस्तों? प्रयागराज। प्रयागराज में एक नैनो शहर है। कौन सा शहर है मेरे दोस्तों? नैनो शहर है। वहां से अपनी 82.5 डिग्री गुजरती है, जिससे हमारे भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो इस प्रकार से होता है। जो उत्तर प्रदेश का यूपी जिला है, यूपी है, उत्तर प्रदेश को हम क्या कहेंगे? यूपी। इसका एक जिला है इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया है मेरे दोस्तों? प्रयागराज। प्रयागराज के नैनो शहर से 82.5 डिग्री जो भारत की मानक समय रेखा है मेरे दोस्तों ये गुजरती है। ये तो बात हुई जो समय का निर्धारण होता है वो किस प्रकार होता है, देशांतर रेखाओं के माध्यम से। और हम डीपली अगली क्लासों में देखेंगे, जिसमें हम भारत का सामान्य परिचय कराएंगे, उसमें देखेंगे। अब बात करें पृथ्वी की घूर्णन गतियां। अपना जो टॉपिक है, मोस्ट टॉपिक आज का, पृथ्वी की घूर्णन गतियां। पृथ्वी की घूर्णन गतियां। हमने देखा दोस्तों और हमने सुना भी है, पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। पृथ्वी घूम रही है। लेकिन आपने देखा होगा, आप और हम क्या है, स्थिर महसूस करते हैं अपने आप को। क्या महसूस करते हैं? स्थिर महसूस करते हैं। पृथ्वी तो घूम रही है लेकिन हम क्या है, क्या हमें ऐसा लगता है हम घूम नहीं रहे। उसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है कि जिस सरफेस पे हम खड़े होते हैं वो एक बड़ा सरफेस है। पृथ्वी का कैसा सरफेस है? बड़ा सरफेस है। इसकी वजह से हमें ये महसूस नहीं होता कि हम घूम रहे हैं, लेकिन एक्चुअलिटी में पृथ्वी क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। क्या कर रही है? घूर्णन कर रही है। पृथ्वी क्या कर रही है मेरे दोस्तों? घूर्णन कर रही है। तो पृथ्वी दो प्रकार से घूम रही है। पृथ्वी दो प्रकार से घूम रही है। एक तो पृथ्वी परिभ्रमण गति कर रही है। कौन सी गति कर रही है? परिभ्रमण गति कर रही है। और एक पृथ्वी परिक्रमण गति कर रही है। कौन सी गति कर रही है मेरे दोस्तों? परिक्रमण गति। एक गति कर रही है परिभ्रमण गति। तो हम देखते हैं परिभ्रमण और परिक्रमण है क्या चीज। ये दो चीजें अगर आपकी समझ में आ गई तो ये सारा चैप्टर आपके खुद में खुद समझ में आ जाएगा। परिभ्रमण को समझेंगे और परिक्रमण को समझेंगे कि पृथ्वी जो गतियां कर रही है ये परिभ्रमण गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है। इन दोनों शब्दों को समझने के बाद में
ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे मेरे दोस्तों, आसान हो जाएंगे। तो देखते हैं परिभ्रमण गति क्या है। परिभ्रमण गति वो गति है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर, और परिक्रमण गति वो गति है जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, सूर्य के चारों ओर। एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है और एक सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो अपने अक्ष पर पृथ्वी कैसे घूम रही है और कितने टाइम में अपना एक चक्कर पूरा करती है। पृथ्वी का जो ये सेंटर बिंदु है, मान के चलो ये पृथ्वी है मेरे दोस्तों, तो पृथ्वी ऐसे गति कर रही है, कैसे, ऐसे गति कर रही है। और पृथ्वी कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर घूम रही है, तो हम देखेंगे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन कर रही है। कि पृथ्वी अगर आ जाए, पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूम रही है, तो मेरे दोस्तों पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है। पृथ्वी की अपनी दो गतियां, एक तो परिभ्रमण है और एक परिक्रमण है। परिभ्रमण का अर्थ है अपने अक्ष पर। पृथ्वी कैसे घूम रही है, अपने अक्ष पर इस तरीका से। और एक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो देखते हैं, मान के चलो ये दो शब्द हैं पीछे के, इनको आप तोड़ो। एक तो क्रमण, एक हो भ्रमण। अब क्रमण का मतलब है, परिक्रमण का मतलब है मेरे दोस्तों परिक्रमा करना, परिक्रमा करना। जब हम किसी चीज की परिक्रमा करते हैं, मान के चलो ये एक मंदिर है, ये क्या है, मंदिर। और ये किसका मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है मेरे दोस्तों, सूर्य भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। तो पृथ्वी इसके जब चारों ओर चक्कर लगाएगी, ऐसे ऐसे चक्कर लगाएगी, तो इस गति को हम परिक्रमण गति बोलेंगे। कौन सी गति बोलेंगे मेरे दोस्तों, परिक्रमण गति बोलेंगे। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये किसका मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है, सूर्य भगवान का मंदिर है। इसकी हम क्या कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परिक्रमा। जब हम किसी चीज की परिक्रमा करते हैं तो उसे हम कौन सी गति बोलते हैं, परिक्रमण गति बोलते हैं। कौन सी गति बोलते हैं, परिक्रमण। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। क्या लगा रही है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसमें एक समय लगता है। क्या लगता है, समय लगता है। और समय कितना है मेरे दोस्तों, तो सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है। कितने दिन का समय लगता है मेरे दोस्तों, 365 दिन। कितना समय लगता है, 365 दिन, करीब 6 घंटे। करीब 6 घंटे, करीब 6 घंटे। सूर्य का एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को मेरे दोस्तों कितना समय लगता है, 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे। जब हम किसी चीज की परिक्रमा लगाते हैं, क्या लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। ये किसका मंदिर है मेरे दोस्तों, सूर्य भगवान का मंदिर है। किसका मंदिर है, और सूर्य भगवान के चारों ओर पृथ्वी क्या लगा रही है, चक्कर लगा रही है। तो ये गति कौन सी हुई, परिक्रमण गति हुई। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें मेरे दोस्तों, यहां तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे। तो हम देखेंगे ये जो 6 घंटे हैं, आपने सुना होगा मेरे दोस्तों, फरवरी कई बार 29 की आती है कि नहीं आती।
आती है ना, तो कमेंट में लिखो। आती है तो 29 की फरवरी कब आती है? 29 की फरवरी मेरे दोस्तों करीब 4 साल बाद आती है। कितने साल बाद? 4 साल बाद। जो ये 6 घंटे हैं, तो 6 को 4 बार जोड़ो आप, कितना हुआ मेरे दोस्तों? 24। कितना हुआ? 24। कितना हुआ? 24 घंटे। कितना हुआ? 24 घंटे। तो 24 घंटे में एक दिन कंप्लीट होता है कि नहीं होता है मेरे दोस्तों? होता है ना, तो बोल क्यों नहीं रहे हो? एक दिन कंप्लीट होता है ना, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो इस तरह से 365 दिन प्लस एक दिन, 365 प्लस एक, तो कितना समय हुआ? 366 दिन। जब फरवरी 29 की आए, जब फरवरी 29 की आए, कितने की आए? 29 की आए, तो एक दिन की क्या होती है? बढ़ोतरी। क्या होती है? बढ़ोतरी। तो हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेगी उस दिन? 366 दिन। कितना समय लेगी? 366 दिन। लेकिन रेगुलर अगर हम देखें तो पृथ्वी कितना समय लेती है सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में? 365 दिन का समय लेती है, करीब 6 घंटे, करीब 6 घंटे। अब बात करें मेरे दोस्तों परिभ्रमण गति की। कौन सी गति की? परिभ्रमण गति की। परिभ्रमण गति में पृथ्वी अपने अक्ष पर ही घूमती है। ये मान के चलो पृथ्वी का क्या है? अक्ष है। क्या है? अक्ष है। क्या है? क्या है मेरे दोस्तों? अक्ष है। इस बार पृथ्वी अपना चक्कर पूरा कर रही है, ऐसे 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 घूम रही है अपने अक्ष पर, अपने सेंटर बिंदु पर ही घूम रही है पृथ्वी। किस पे घूम रही है? सेंटर बिंदु। पृथ्वी दो प्रकार की गति कर रही है, एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण। परिभ्रमण में अपने अक्ष पे घूम रही है, परिक्रमण में सूर्य के चारों ओर घूम रही है। तो जब परिभ्रमण में अपने अक्ष पे घूमती है पृथ्वी, तो कितना समय लेती है? तो इसमें पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है मेरे दोस्तों। 24 घंटे का समय लेती है। 24 घंटे का समय लेती है। लगभग लगा दो इसके सामने। क्या लगा दो? लगभग लगा दो। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो कितना समय लेती है मेरे दोस्तों? 24 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। कितना समय लेती है? 24 घंटे का। अगर एक्चुअल में देखें तो 23 घंटे। 23 घंटे कितने? 23 घंटे 56 मिनट। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। पृथ्वी को अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है। अगर लगभग की बात करें तो 24 घंटे का समय पृथ्वी अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेती है। यहां तक किसी को मेरे दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने आपको बोला था कि बात ये मायने नहीं रखती लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, बात ये मायने रखती है मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, कि आप अपने बारे में खुद कितना सोचते हैं। हम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर, उसी तरीका से आपको मेहनत करनी है और अपनी शानदार जबरदस्त तैयारी करनी है। इस प्लेटफॉर्म पर जो एलए क्लासेज आपके लिए प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है जिसपे आपको बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाओं की तैयारी, छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं की तैयारी करने को मिलेगी। बेसिक मिलेगा, हर चीजें मिलेंगी, हर कंटेंट मिलेगा। और जो हमारी टीम है वो सतत कार्य कर रही है, इस पर सुधार करेगी और जो भी होगा टेक्निकल टीम कमेंट सेक्शन में बताते रहें और हम आपसे जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप करते रहें। तो आगे हम बात करें तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में कितना समय लेती है मेरे दोस्तों? लगभग 24 घंटे। एक्चुअलिटी की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? 56 मिनट का समय लेती है। और बात करें परिक्रमण गति की तो परिक्रमण गति में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, जिसमें पृथ्वी को 365 दिन का समय लगता है और 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। यहां तक ये हुई परिभ्रमण और परिक्रमण की बातें, परिभ्रमण और परिक्रमण की बातें।
अपने अक्ष पे जो पृथ्वी घूम रही है ये कितने स्पीड से घूम रही है और परिक्रमण में कितनी स्पीड से घूम रही है मेरे दोस्तों। इसकी बात करें, चक्कर तो लगा रही है और चक्कर लगाने में आप देखते हो स्पीड होती है किसी ना किसी चीज की। जैसे वाहन चल रहा है तो 40 पे, 30 पे, 50 पे, 100 पे, कितनी स्पीड पे गति कर रहा है। तो बात करें मेरे दोस्तों अपने अक्ष पर पृथ्वी 1674, कितना 1674 मतलब 1674 किलोमीटर पर हावर की गति से क्या कर रही है, गति कर रही है। क्या कर रही है मेरे दोस्तों, गति कर रही है। क्या कर रही है, गति कर रही है। जो पृथ्वी पे अपने अक्ष पर गति कर रही है वो 1674 किलोमीटर पर हावर की गति से गति कर रही है। कितनी गति से, 1674, 1674। बात करें सूर्य के चारों ओर कितनी गति से घूम रही है पृथ्वी। हम देखते हैं सूर्य के चारों ओर 1 लाख, करीब 1,08,000 किलोमीटर पर हावर की गति से पृथ्वी घूम रही है। इसको नोट में लिख लेना। ये सारी चीजें, ये सारा मैटर आपको टेलीग्राम चैनल पर हम उपलब्ध कराएंगे जल्दी से जल्दी, इसके शॉर्ट नोट्स, जिससे आप अपनी फेयर में अच्छी तरीका से कंटेंट के साथ में लिख सको इनको। और अगर हम बात करें परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति में, तो परिभ्रमण गति है जो ये तुम्हारी, इसकी वजह से क्या बनते हैं, दिन रात। क्या बनते हैं मेरे दोस्तों, दिन रात बनते हैं। क्या बनते हैं मेरे दोस्तों, दिन रात बनते हैं। जो आप दिन और रात देख रहे हो ये कौन सी गति के कारण बन रहे हैं मेरे दोस्तों, परिभ्रमण गति के कारण बन रहे हैं। परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है। तो मेरे दोस्तों जैसा कि आपको विदित है, परिभ्रमण गति के कारण दिन रात बनते हैं, समुद्र में लहरें आती हैं और ज्वार भाटे आते हैं। दिन रात कौन सी गति के कारण बनते हैं मेरे दोस्तों, परिभ्रमण गति के कारण। समुद्र में जो लहरें आती हैं वो कौन सी गति के कारण आती हैं मेरे दोस्तों, परिभ्रमण गति के कारण। समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है, ज्वार भाटा आता है वो कौन सी गति के कारण आता है, परिभ्रमण गति के कारण। कौन सी गति के कारण मेरे दोस्तों, परिभ्रमण गति के कारण। लेकिन नोट, एक बात इसमें मुख्य है, दिन रात तो बनते हैं परिभ्रमण गति के कारण, लेकिन दिन और रात बड़े छोटे, लेकिन दिन और रात बड़े छोटे, बड़े और छोटे, बड़े और छोटे किसके कारण बनते हैं, किसके कारण बनते हैं। हम बात करें दिन और रात जो बड़े छोटे बनते हैं वो परिक्रमण गति के कारण बनते हैं। कौन सी गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण। कौन सी गति के कारण, परिक्रमण गति के कारण। ये चीजें आपको ध्यान रखने वाली बातें हैं। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेरे दोस्तों तो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अब बात करें मेरे दोस्तों पृथ्वी की, तो पृथ्वी झुकी हुई है। आपने ग्लोब देखा होगा मेरे दोस्तों, तो पृथ्वी ऐसे है टेढ़ी, कैसे, ऐसे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष कितनी झुकी हुई है। तो मेरे दोस्तों ये है पृथ्वी का झुकाव, इस तरीके से है।
तो पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर आपसे पूछे कोई कि पृथ्वी अपने कक्ष के सापेक्ष कितनी झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपने कक्ष के सापेक्ष जो ये पार्ट रह गया वो 66.5 डिग्री है। कितना? 66.5 डिग्री। समझ गए दोनों में अंतर मेरे दोस्तों कि पृथ्वी अपने अक्ष के सापेक्ष कितनी झुकी हुई है मेरे दोस्तों? आप बता देंगे सीधी सीधी है 23.5 डिग्री, और अपने कक्ष के सापेक्ष कितनी झुकी हुई है? 66.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है मेरे दोस्तों? 66.5 डिग्री। कितनी झुकी हुई है मेरे दोस्तों? 66.5 डिग्री। यहाँ तक किसी को मेरे दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट जरूर लिखें और हमें बताएं। यहाँ तक हमने आपको कराई पृथ्वी की घूर्णन गतियां। इससे पहले की क्लासों में हमने आपको कराया योगा का सामान्य परिचय, ज्योग्राफी का सामान्य परिचय, फिर हमने आपको कराए अक्षांश, देशांतर, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, और ग्लोब पर कितनी कर्क रेखाएं, कितनी भूमध्य रेखाएं और एक क्यों खींची जाती हैं। देशांतर रेखाओं का क्या कार्य है? देशांतर रेखाएं समय का क्या करती हैं मेरे दोस्तों? निर्धारण करती हैं। क्या करती हैं? निर्धारण करती हैं। हमने फिर देखा पृथ्वी की घूर्णन गतियां। पृथ्वी की 2 घूर्णन गतियां बताई हमने। कौन कौन सी बताई मेरे दोस्तों? एक तो परिभ्रमण बताई और एक परिक्रमण बताई। कौन सी बताई? परिक्रमण। दोनों में अंतर बताया आपको, परिभ्रमण गति और परिक्रमण गति में। दोनों से जो इनके कारण से होता क्या है? परिभ्रमण गति के कारण से दिन रात बनते हैं, समुद्री लहरें आती हैं, ज्वार भाटे आते हैं। हमने फिर आपको बताया दिन रात बड़े और छोटे क्यों बनते हैं। दिन रात बड़े और छोटे मेरे दोस्तों परिक्रमण गति के कारण बनते हैं। कौन सी गति के कारण? परिक्रमण गति के कारण। यहाँ तक किसी भी दोस्त को, किसी भी विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखे। और ये एलए जो क्लासेस प्लेटफॉर्म है ये आपकी अच्छी तैयारी के लिए सतत प्रयास करेगा, इसलिए मैं आपसे कामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद।